नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में चल रहे एक इवेंट में कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुन हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। जिन्हें अभी तक नहीं पता, जानकारी के लिए बता दूं, पुतिन अपने देश की अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे थे। तभी उन्होंने मेक इन इंडिया कंसेप्ट को लेकर कहा, भारत में हमारे मित्र और रूस के महान मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले मेक इन इंडिया की अवधारणा प्रस्तुत की थी और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा, अगर कोई देश कुछ बदलाव करता है और उससे उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो उस अवधारणा को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, लेकिन इस बात के साथ साथ कई प्रश्न भी खड़े होते हैं, जैसे पुतिन ने ऐसा कुछ बोला क्यों? क्या सच में पुतिन मेक इन इंडिया कॉपी करना चाहते हैं? क्या मेक इन इंडिया सच में इंडिया के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है? और सच में अगर मेक इन इंडिया फ़ायदेमंद रहा है तो इससे हमारे देश में क्या क्या बदलाव आए हैं? ये सारी बातें आज के समय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट को अंजाम आखिरकार हमारे और आपके पैसे से ही दी जाती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि यह मेक इन इंडिया कंसेप्ट है क्या। मेक इन इंडिया कंसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2014 में राष्ट्र निर्माण पहल के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत सरकार कुछ इन बातों पर ध्यान दे रही थी: बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी घरेलू विनिर्माण, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश को आकर्षित करना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को बढ़ावा देना आदि। दोस्तों, जाहिर सी बात है, सरकार ने इसके कई ऑब्जेक्टिव भी रखे थे, जैसे टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 12 to 14% पर ईयर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, जिससे 12 से 14% की ग्रोथ हो पर साल। लेकिन इसके परिणाम आप खुद देख सकते हैं। जहां 2014 में मैन्युफैक्चरिंग से $307 बिलियन की कमाई हो रही थी, वहीं 2021 तक यह बढ़कर $443 बिलियन हो चुका है। फिर आता है 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 मिलियन जॉब क्रिएट करने की बात। इसके परिणाम की बात करें तो इसमें 2014 से 17 के दौरान 20 से 26 मिलियन लोगों के लिए नौकरी में वृद्धि हुई है। जनवरी 2018 में नैस्कॉम रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 17 के बीच आईटी, बीपीएम, रिटेल और टेक्सटाइल सहित 4 प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 1.4 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई है। फिर आता है टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी टू 25% बाय 2022 यानी 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी के 25% तक बढ़ाना है, पर अब भी ये जीडीपी के कुल 15% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। इसके बाद बात होती है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जिसमें ग्लोबल कंपटीशन में टॉप पर पहुंचाना है। और आज हम देख ही रहे हैं कि 2014 में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्ल्ड वाइड 142 नंबर पर आता था, वहीं अब ये 5वें नंबर पर आ गया है। फिर आता है रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस और मेडिकल डिवाइसेस के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ किया जाएगा। और आप देख ही सकते हैं कि जहां 2014 तक टोटल एफडीआई $45 बिलियन थी, वहीं 2023 तक बढ़कर $70 बिलियन हो चुकी है। ओवरऑल बात करें तो जहां 2014 तक हमारी जीडीपी $2 ट्रिलियन थी, वहीं अब $3.75 ट्रिलियन हो चुकी है और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 6% है, जो ये जरूर साबित करती है कि मेक इन इंडिया सक्सेसफुल रही है। हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, पर ये इनिशिएटिव हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा है और शायद इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने भी इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कॉपी करने में जोर दिया है और पुतिन इसका रिजल्ट देखकर यह करना भी चाहते हैं। दोस्तों, इससे हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ, जो था कि अगर मेक इन इंडिया फ़ायदेमंद रहा है तो इससे हमारे देश में क्या क्या बदलाव आए हैं। दोस्तों, आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैं इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के 25 फोकस सेक्टर की पिक डाल रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं।
इसमें ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस आदि जैसे कई सेक्टर पर फोकस किया गया है। दोस्तों, इसके अंदर सरकार द्वारा कई स्कीम भी शुरू की गई थी, जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्मार्ट सिटीज, AMRUT, स्वच्छ भारत अभियान, सागरमाला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अग्नि। तो चलिए अब देखते हैं इन सारी स्कीम से भारत में क्या बदलाव आया है और क्या नहीं। फर्स्ट पॉइंट, स्किल इंडिया। इस मिशन का लक्ष्य था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 10 मिलियन व्यक्तियों का स्किल डेवलप करना है। इसके नतीजों की बात करें तो जहां 2022 में पुरुषों के रोजगार के आंकड़े 46% थी, वहीं अब 2023 में बढ़कर 50% हो चुकी है। वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा 52% हो गई है, जो साफ दर्शाता है कि स्किल इंडिया काम तो कर रही है। फिर आता है स्टार्टअप इंडिया। इसकी शुरुआत भारत में स्टार्टअप कंपनीज के विकास और सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था, ताकि बड़े पैमाने में रोजगार पैदा हो। इसके नतीजों की बात करें तो 2016 में 504 स्टार्टअप शुरू हुई और 2017 में यह आंकड़ा 5425 तक पहुंच गई, जिसमें 49,000 जॉब क्रिएट हुए। 2018 में यह 8,947 स्टार्टअप तक पहुंची। 2019 में 11,701 स्टार्टअप। 2020 में यह आंकड़ा 14,740 स्टार्टअप तक पहुंची, जिसमें 1.7 लाख रोजगार मिले। इस पूरे स्टार्टअप की फंडिंग की बात करें तो 2022 तक यह $7.3 बिलियन थी। हालांकि 2023 में 72% की इसमें गिरावट रही, पर अब भी यह $5.5 बिलियन के आंकड़े में है। वहीं इसी के अंतर्गत हमारे देश के यूनिकॉर्न कंपनियों की बात करें तो 2014 से पहले गिने चुने ही यूनिकॉर्न थे, पर 2023 तक यह संख्या 138 यूनिकॉर्न तक पहुंच चुकी है, जो इस बात को साबित करती है कि स्टार्टअप इंडिया सक्सेसफुल साबित हुई है। फिर आता है डिजिटल इंडिया। इसका उद्देश्य भारत की जनता को डिजिटल रूप से मजबूत समाज में बदलना है। इसके नतीजों की बात करें तो जहां 2014 तक भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या मात्र 10% थी, वह अब बढ़कर 97% तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, इसके अंतर्गत नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI जैसी पेमेंट पोर्टल लॉन्च करके आज भारत को विश्व का सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बना चुका है। और आप जानते ही हैं कि UPI को लेकर कैसे पूरे विश्व भर में इसकी मांग उठ रही है। फिर आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह किफ़ायती तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक सेविंग, डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। इसके नतीजों की बात करें तो अब तक इसके अंतर्गत 49,45,79,239 जनधन योजना अकाउंट खोले जा चुके हैं और इन खातों में अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा डाला जा चुका है और यह नतीजे इसे सक्सेसफुल साबित करती है। फिर आता है स्मार्ट सिटीज़। इस पहल के माध्यम से भारत में 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का लक्ष्य है। इस 100 स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए सरकार द्वारा इन्वेस्ट किए गए हैं। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि किन किन शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कुल 7,800 परियोजनाएं हैं, जिसमें सरकार 73% परियोजनाएं पूरी कर चुकी है, जिसमें से 1.1 लाख करोड़ की कीमत से अब तक 5,700 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। शेष सभी परियोजनाएं 30 जून 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। आप इसमें खुद अंदाज़ा लगाएं कि यह प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है या नहीं। फिर आता है AMRUT। इस बदलाव और शहरी परिवर्तन को अटल मिशन के रूप में जाना जाता है। इसमें भारत के 500 शहरों को अधिक रहने योग्य और सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके नतीजों की बात करें तो इसमें पूरे देश भर में 82,222 करोड़ की 5,873 परियोजनाएं शुरू की है, जिसमें से 32,793 करोड़ की 4,676 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। डिटेल में बात करें तो 139 लाख जल कनेक्शन और 145 लाख सीवर कनेक्शन के मुकाबले अब तक 134 लाख जल कनेक्शन और 102 लाख सीवर कनेक्शन मिल चुके हैं। इसी में कुल 6,340 सीवेज उपचार में 2,840 LMD सीवेज उपचार क्षमता बनाई गई है। इसी में 2,299 ग्रीन पार्क का विकास हुआ। 666 तूफानी जल निकासी परियोजनाएं पूरी हुई।
अब ये परियोजना कितना पानी में है या नहीं आप डिसाइड करो। फिर आता है स्वच्छ भारत अभियान। यह भारत को स्वच्छ और बुनियादी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसके नतीजों की बात करें तो अब तक इसके अंतर्गत 89.9 मिलियन शौचालय बनाए गए हैं और इस अभियान में भारत के सभी हिस्सों से तकरीबन 4000 शहरों, कस्बों और ग्रामीण समुदायों के 3 मिलियन सरकारी कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया है। फिर आता है सागरमाला। यह इनिशिएटिव देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, क्योंकि भारत का लगभग 90% से अधिक व्यापार देश के समुद्री मार्गों से होता है। और इसके नतीजों की बात करें तो सागरमाला के तहत 120 बिलियन डॉलर के 577 परियोजनाएं शुरू हुई थी, जिसमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लिंक्ड कोस्टल इकोनॉमिक जोन आदि आते हैं। और 31 मार्च 2018 तक कुल 492 परियोजनाएं 61 बिलियन डॉलर के लागत से पूरे हो चुके हैं। अब आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत 120 से अधिक देशों ने एक गठबंधन बनाया जो इस योजना में शामिल हैं। इसके नतीजों की बात करें तो इंडिया ने 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा था, पर 31 मई 2023 तक यह 67.82 गीगावाट ही उत्पादन कर पा रही है। फिर भी आज हम सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड चौथे नंबर पर आते हैं। फिर आता है अग्नि। इसे हमारे देश के नए उभरते इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। यह पहचानने और साझेदारों के साथ काम करता है कि कैसे भारतीय इनोवेशन कंस्ट्रक्शन टेक्निक तेजी से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर लाइवलीहुड की क्षमताओं को नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इसके नतीजे क्या रहे हैं और क्या ये मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाता है, ये मैं नहीं बताऊंगा। इसके बारे में आपको ढूंढकर मुझे बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, ये सारे मेजर चेंजेस आए हैं हमारे देश में मेक इन इंडिया आने के बाद। ये सक्सेसफुल है या नहीं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। साथ ही एक और बात बता दूँ, इस मेक इन इंडिया कंसेप्ट की सक्सेस को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया 2.0 इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया है और इसके तहत 27 राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलें। अंततः वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। और हाँ, सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड लास्टली, टेक केयर, बाय बाय।